टाइम खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी रण को जीतने के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अंता में डिप्टी सीएम यानी कि प्रेमचंद बैरवा और कार्यकर्ताओं से सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने खास बातचीत की है। विधानसभा का उपचुनाव मानो एक बड़ा चुनाव। अगर आप चुनावी माहौल को देखेंगे तो मैं हाड़ौती को लेकर एक बात कह सकता हूं कि मैंने ऐसा उपचुनाव मैंने तो कम से कम नहीं देखा। 4 दिन से लगातार मैं गांव में हूं, जमीनी धरातल पर देख रहा हूं, लोगों की बातें सुन रहा हूं, नेताओं से बातें कर रहा हूं, लेकिन चुनाव क्या गजब हो रहा है साहब, देखते ही बन रहा है। खैर फिलहाल हम बात करते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की, जो डेरा जमाए हुए हैं पूरी तरह से। लगातार करीब 60 गांव घूम लिए, 60 गांव घूम लिए हैं, गांव जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। बड़ी चुनौती है क्या प्रेमचंद जी, ये स्थिति है, 3 विधायक साथ में, आप खुद। वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती से डरती नहीं है और कोई ऐसी चुनौती भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है और जनता की सेवा करता है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले लोगों पे पूरा विश्वास है। जिस तरह से ये 12 अंता विधानसभा में जिस तरह का जो चुनाव प्रचार चल रहा है और दूसरी पार्टियां, कल हमारे जो प्रतिपक्ष के नेताजी जूली साहब ने भी बोले कि वो कोई काम नहीं हुआ आज दिन तक, लेकिन मैं सुना कि उनके प्रत्याशी के लिए यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, उनका जवाब तो ये जनता दे रही है, मैं नहीं दे रहा है, जनता दे रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक विजन लेके काम करती है और एक सोच के से आगे बढ़ती है कि देश को प्रथम मान के और एक राष्ट्र भावना लेके चलने वाली पार्टी है। तो ये पार्टी हमेशा एक विजन लेके काम करती है और प्रतिपक्ष का कोई काम ऐसा है ही नहीं जो विजन के साथ तो बिना हाथ पैर की बात करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी जिस तरह से 45 साल से इस क्षेत्र में पूरा प्रतिनिधित्व कर रही है और राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है और यहाँ की जनता के लिए बहुत विकास का काम किया है, जो हमारे को देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता में माननीय वसुंधरा राजे जी के प्रति, माननीय राजा जी के प्रति और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के प्रति, जो डबल इंजन की सरकार है जिस तरह से काम कर रही है, तो इनके प्रति लोगों की भावना है और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हमारा प्रत्याशी मोरपाल, जो एक साधारण व्यक्ति है, जो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, उसको टिकट देके भेजी है और जनता उसको जिताने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज मैं भी सुना था राधेश्याम बैरवा जी इनके कार्यकर्ता जिक्र कर रहे थे, कभी मोटरसाइकिल 10 साल पहले उन्होंने छोड़ा था जब कोई साधन उनको नहीं मिल रहा था। तो आपके अंदर और मोरपाल जी के अंदर कॉमन बात है कि आप बहुत साधारण परिवार से आए हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ आप हैं। तो जनता क्या इसको पसंद करेगी, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भाया का भी पुराना आ रहा है, वो बड़ी समस्या भी है। मैंने यही कहा ना भाया के बारे में, जो परिवारवाद की पार्टी है, जो पैसे वाले लोगों को चुनाव के लिए दोबारा हारने के बाद में दोबारा फिर टिकट दिया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक साधारण व्यक्ति को जनता की मांग पे, जनता में जो विश्वास रखता है उस आदमी को टिकट देती है और किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देती है उस दायित्व को बखूबी से निभाता है और पारदर्शिता से निभाता है। एक बड़ी चुनौती अब ये है, क्योंकि टीकाराम जूली से कल मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था लचर है। तो मेरा जो सवाल था, मैंने कहा कि तो इस पर तो जनता मोहर लगा देगी कि आपके दावों में दम है। अब मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि लगातार विकास कर रहे हैं, सीएम साहब का रोड शो उन्होंने पूरा बताया अभी क्या क्या काम किए हैं, तो क्या ये माने जनता आपके विकास के कामों पर मोहर लगाएगी और आप ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ विकास किया है इस क्षेत्र में? निश्चित रूप से पूरा डिटेल हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब रोड शो था उसमें पूरी बताई भी यहाँ पे क्या क्या इस विधानसभा को दिया गया है और उन कामों के लिए आप जूली जी से जाके पूछो ये हुए कि नहीं पहले तो ये। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हमारे इस देश का प्रमुख प्रधान ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक साधारण परिवार से आया हुआ है। तो वो साधारण परिवार के लोगों के लिए नहीं, जो हमारी समाज में पीछे रह गए उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा और अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति उसको समाज की मुख्यधारा में लाने का काम। हर जनता साथ लगी हुई, हर जन साथ हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जनबल है और उधर धनबल है। प्रेमचंद बैरवा और तमाम विधायकों से हमने बात की। लगातार चूंकि अब चुनावी समर में
जैसे जैसे मतदान की तिथि आगे आती जा रही है, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खैर, जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा ये समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, अंता विधानसभा। हम जी बात करते हैं। राजेश जी, आप लगातार मंत्री साथ चल रहे हैं, क्योंकि आपकी बात, आप भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ से आए हैं। साधारण मैं तब भी आपसे मिलता था, पहले एमएलए बनने से पहले भी, तो लोगों में आपकी एक विश्वास रहा है, पकड़ रही है। इस बार ठीक आपका है, मैं कह सकता हूँ प्रतिरूप। आपने कहा मोरपाल सुमन है, तो क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि मंत्री खुद 60 गाँव का दौरा कर चुके हैं, आप भी लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण परिवार से जो मोरपाल जी सुमन पे विश्वास किया है, और मोरपाल जी सुमन जो हैं अभी वर्तमान में प्रधान है, उनकी पत्नी सरपंच है, और वो एक साधारण व्यक्ति है, और आम जनता है। अंता और मांगरोल जो विधानसभा है वो उनका निजी विधानसभा क्षेत्र है, और हमारी जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी सिंधिया जी हैं, उन पे यहाँ की 12 वार्ड की जनता पूरा विश्वास करती है। और जो हमारे सांसद हैं माननीय दुष्यंत सिंह जी राजा साहब, जो 5 बार से सांसद हैं, यहाँ लगातार जनता विश्वास करती है, जब भी तो वोट करती है, इसलिए तो कमल खिलेगा। आपसे भी करूंगा क्योंकि बड़ा कॉमन सवाल था। तो टीकाराम जी कहना है कि एससी वर्ग के लिए बीजेपी ने क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो, उन्होंने कई उदाहरण दिए, खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कई उदाहरण दिए, तो मैंने आपका उदाहरण दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले राष्ट्रपति बनाया था, वो एससी वर्ग से बनाया था, आपको ध्यान है, और अभी अनुसूचित जाति की महिला हमारी राष्ट्रपति है, और हमारी पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी कास्ट से रहा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, आप कर रही है। आप तो हमेशा आप शुभचिंतक रहे हो अनुसूचित जाति जनजाति के, और आपने उनके लिए किया क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई जाति और कोई धर्म देख के किसी को आगे नहीं बढ़ाती, वो अंतिम छोर पे व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर शौचालय बनाने का काम किया तो क्या कोई जाति या धर्म देख के किया क्या? अभी आए चुनावी समर में, आपका इलाका अलग है, ये इलाका अलग है, क्या देख रहे हैं? और देखिए, ये दृश्य कमल का फूल जीतेगा, ये दृश्य शान से जीतेगा और बड़ी ताजगी से जीतेगा। मैं बोलना चाहिए कई सारी ग्राम पंचायतों में जाके आया हूँ, और लगभग ये दृश्य 7-8 ये दृश्य 10 ग्राम पंचायतें जो जाट बहुल्य है, उसमें भी एक ये दृश्य है कि बोलना चाहिए जोश के साथ में सब लगे हुए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अंता की जनता को कमल में ही विश्वास है, और रहा सवाल आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अभिमान्य ये उप मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात बताई है। क्योंकि प्रेमचंद जी को आगे भी जाना है, मंत्री जी आपसे भी एक सवाल कर लेता हूं मैं, क्योंकि लगातार विधायक साहब कह रहे हैं, ये तो मैं लगातार जब प्रेमचंद जी से मिलता हूं तब भी हम जिक्र करते हैं, एक साधारण परिवार से आए, दर्द भी समझते हैं। लेकिन एक जो मेरा सवाल था पहले कि इस चुनाव में पार्टी एकजुट नहीं है, इसके बाद पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम का एक रोड शो निकलता है, कार्यकर्ता उत्साह आता है, और वसुंधरा जी अब खुद यहाँ इस चुनावी मैदान में आ चुकी है पूरी तरह से, इसका फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से मेरे को जब से यहाँ आकर आने का मौका मिला है, और जन जन की एक आवाज है, हमारा मोरपाल भाईला है, ये जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और इसने लगभग 30 वर्षों तक अनवरत रूप से तपस्या करके भारतीय जनता पार्टी के और जनता को सींचने का अपने खून और पसीने से काम किया। निश्चित रूप से एक तरफ धनबल है, ये जनता की आवाज और पुकार है कमल का फूल। आपने देखा होगा 11 तारीख को पलक पावड़ बिछाने के लिए तैयार है, और केवल 11 तारीख का सूरज उगना चाहिए, केवल और केवल कमल के फूल पर मतदान होगा। 36 कौम का ये भाईला है, और हमारा मोरपाल जीतेगा, 15,000 से अधिक जीतेगा। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को दोबारा से मैदान में उतारा है, तो वहीं इसी को लेकर के पॉलिटिकल एडिटर यानी कि लाल सिंह फौजदार ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया से भी खास बातचीत की है। आप खुद ही सुन लीजिए। अंता विधानसभा का रण लगातार रोचक होता जा रहा है। एक और जहां दोनों पार्टियों ने दम झोंक रखा है, तो वह निर्दलीय भी अपनी दम कम दिखा रहा है। फिलहाल तस्वीरें हैं, लगातार आपके समर्थक आपके साथ हैं और प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। आप मेरी बात कर रहा था, आज सुबह 2 बजे तक प्रचार चलता है, आज भी निकल गए आप? सर 2 बजे रात में 2 बजे तक आप प्रचार कर रहे हैं रात में गाड़ी बजे? आप साहब क्योंकि प्रचार का अंतिम समय पास आ रहा है, कोशिश रहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे देवतुल्य मतदाताओं को हम संपर्क कर लें, उनसे निवेदन करते हैं, हमारी अर्जी लगाते हैं, ये मेरा प्रयास रहता है। आप अर्जी तो भगवान की भी लगाते हैं, ये बालाजी हुई है, पहले दर्शन करते हैं फिर आप निकलते हैं? ये मेरे बचपन के बालाजी हैं, और
मैंने बहुत सेवा की है बालाजी की, और बालाजी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये मेरे संस्कार में ही है, माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं, जो धार्मिक संस्कार मेरे मन में मस्तिष्क में हमेशा रहते हैं, ये उसी का परिणाम है। इस बार जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल 1001% अंता विधानसभा क्षेत्र की मेरी देवतुल्य जनता मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। मैं प्रभु जी एक सवाल और करूंगा। आज एक रैली निकाली गई जिसमें बड़े इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, कुछ इस तरह की भाषा भी उपयोग की गई, खासकर आपको लेकर बड़ा टारगेट किया गया। ऐसा है कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप एक सहज प्रक्रिया है, और उन्होंने जो भी आरोप और प्रत्यारोप लगाया आज रैली में, वो सब निराधार हैं। उनकी कुंठा की वो परिणति है और तथ्यहीन है, मैं उनको खारिज करता हूँ। रही बात भाषा, तो मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि उनको जो संस्कारों की जो कमी रही, ये उसकी परिणति है। उनकी जो भाषा है और जो उनका आचरण है, जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है नरेश मीणा जी का, तो ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आना इस बारां जिले के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, बहुत बड़ा नासूर होगा। और ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसे लोग अगर आगे आएंगे राजनीति में, तो बारां जिला में यूपी और बिहार जैसे हालात निर्मित होंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है बारां जिले की जनता पे कि वो इन सब परिस्थितियों को, सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है, और 11 तारीख को जो अपना मतदान करेगी बहुत सोच समझ के निर्णय करके करेगी। और मैंने जो अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता को मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साथियों को गणेश मान के जो सेवा की है, निश्चित रूप से अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता बारां जिले को बिहार यूपी बनने से रोकेगी और मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देगी। क्योंकि आप जल्दी में आपको निकलना है। ये थे प्रमोजन भाया, जिनका कहना है कि जो आज रैली में आरोप प्रत्यारोप हुए, उनको लेकर भाषा का उपयोग किया गया, आरोपों का खंडन करते हैं। और साथ ही उनका ये कहना है कि अगर इस तरह के प्रत्याशी आएंगे तो हालात प्रदेश की, राजस्थान के बारां की बिगड़ जाएगी। जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच में धड़क। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से कल बारां दौरे पर रहेंगे। बारां के अंता में कल मुख्यमंत्री का रोड शो होगा। सुबह 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 12:20 पर पहुंचेंगे कृषि उपज मंडी अंता में, और दोपहर 12:25 पर हेलीपैड कृषि उपज मंडी से रवाना होने का उनका स्केड्यूल रहेगा। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर। दोपहर 12:30 से 4 बजे तक मुख्यमंत्री का रोड शो होगा। शाम 4:10 पर अंता से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर अंता में जाएंगे, रोड शो करेंगे। और आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक बार फिर से उनके साथ में रोड शो में शामिल होंगी। और जिस तरह से यहां पर चुनावी माहौल बना हुआ है, ये लग ही नहीं रहा कि उपचुनाव है। जिस तरह की सरगर्मियां यहां पर देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में मुख्य चुनाव यहां पर आ चुके हैं। और जिस तरह से महज एक सीट के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज मैदान पर उतार दी है, ये तस्वीरें उस वक्त की जब पहली दफा यहां पर रोड शो कल किया गया था और कल किया जाना भी है। देखिए कि कल के रोड शो की ये तस्वीरें, जब डेप्यूटी सीएम भी उनके साथ में थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, झालावाड़ जो है, माफ कीजिएगा, उनका गढ़ रहा है, हाड़ौती उनका गढ़ रहा है। और ऐसे में बीजेपी पूरी फौज के साथ इस मैदान में उतर चुकी है। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। आरबीएससी अब विद्यार्थियों को देगा सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा का मौका। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बदलाव होगा। पहली परीक्षा में सभी विद्यार्थियों की भागीदारी अनिवार्य होगी। उत्तीर्ण विद्यार्थी 3 विषयों में प्रदर्शन सुधारने का मौका पाएंगे। पूरक योग्य विद्यार्थी भी 3 विषयों तक दे सकेंगे द्वितीय अवसर परीक्षा।
अनुत्तीर्ण विद्यार्थी भी इस सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। वर्ष में पहली मुख्य परीक्षा फरवरी मार्च में, दूसरी मई जून में होगी। दोनों परीक्षा पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगी। बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट सिद्धांत लागू किया जाएगा। श्रेष्ठ अंक मान्य होंगे। मंत्री ने कहा, नई व्यवस्था से विद्यार्थियों पर दबाव भी घटेगा और प्रदर्शन बेहतर होगा। बोर्ड की परीक्षा लेते हैं और फिर जब रिजल्ट आता है तो उसको कहते हैं मैंने अच्छा लिखा था, मेरे नंबर कब कैसे आ गए। तो ये व्यवस्था है सरकार की कि रीचेकिंग करा सकता है, लेकिन रीचेकिंग के नाम पर रीटॉटलिंग होती है। अब हमने आदेश दे दिया है आगे से रीटॉटलिंग नहीं होगा, रीचेकिंग होगा। ऊपर से दोबारा जांचा जाएगा और उसके कम नंबर दिए हैं तो ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, और ज्यादा नंबर दे दिए हैं उससे ज्यादा तो वास्तविक नंबर कम होंगे तो कम दिए जाएंगे और इस आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। एक और करने जा रहे हैं हम लोग, बोर्ड की परीक्षा होती है, आप सब लोग जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षा साल में एक बार होती है। और हमने निश्चय किया है कि इस बोर्ड की परीक्षा एक शैक्षिक सत्र में 2 बार होगी, 2 बार परीक्षा होगी। यदि पहली परीक्षा में उसके कम नंबर आए हैं या फेल हो गया है और दूसरी परीक्षा में पास हो गया है और अधिक नंबर आए हैं, तो अधिक नंबर जिस परीक्षा में आए हैं उनको जोड़कर उसको पास किया जाएगा। ये बच्चे और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, शिक्षा मंत्री का एक कितना अहम फैसला है और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही रोड मैप क्या कुछ तैयार है? देखिए, आपको बता दें, आज एक कार्यक्रम में मंत्री मदन दिलावर द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं वो 2 बार साल में आयोजित करवाई जाएंगी। इससे इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो बच्चा है वो अपनी परफॉर्मेंस है उसमें वो सुधार कर सकता है, साथ ही जो शिक्षा में जो बच्चे की गुणात्मक बढ़ोतरी है, गुणात्मक सुधार है, उसके लिए जो अहम कदम माना जा रहा है। इसके लिए बोर्ड जो शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है उसमें अभी जो शिक्षा विभाग द्वारा है रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आने वाला जो सत्र है उससे ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू करवाया जाएगा और इसका जो सकारात्मक प्रभाव ये देखने को मिल सकता है कि जो अभ्यर्थी पढ़ाई में कमजोर है वो उसकी परफॉर्मेंस में, किस सब्जेक्ट में वो कमजोर है, वो अपनी परफॉर्मेंस में जो है सुधार यहाँ पर कर सकता है। एक सकारात्मक शिक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक जो है ये पहल जो है देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में स्टेट ओपन एक जो है बोर्ड चलता है जिसमें हाल ही में नवाचार किया गया था कि ऑन डिमांड परीक्षा यहाँ पर करवाई जा रही थी, जिससे व्यक्ति का जो साल है, जो अभ्यर्थी उसका साल जो है यहाँ पर बच सकता है। तो अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी इस तरह का जो नवाचार है वो यहाँ पर करने का प्रयास जो है शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर किया गया है। इसको लेकर आज कोटा में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान जो है ऐलान यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल कुणाल, पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जैसलमेर की बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का जैसलमेर दौरा है। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर के मंत्री बोले और कहा कि राजस्थान कम आबादी और खुली सड़कों वाला प्रदेश है। चालक खुली सड़कों पर ओवर स्पीड में चलाते हैं वाहन। ओवर स्पीड में चला रहे वाहन चालक अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो बैठते हैं और ड्राइविंग एग्जामिनेशन लाइसेंस इशू करने वाले की जवाबदारी भी तय की जानी चाहिए। न जाने कितनी गाड़ियों का हेराफेरी करके फिटनेस पास किया गया होगा। सड़कों पर जगह जगह कैमरा हो ताकि चालक निर्धारित स्पीड में वाहन को चलाए। साथ ही ये भी कहा गया कि हाईवे पर चालकों के ब्लड के सैंपल से शराब की मात्रा का पता लगाना बेहद जरूरी है। हादसे जो हो रहे हैं, ये जो आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं ना, देखिए राजस्थान एक प्रदेश है जहाँ पर आबादी भी कम है और सड़कें भी खुली हैं। तो जहाँ पर आबादी कम, अब यूपी के अंदर आप गाड़ी चलाएगी तो वहाँ गियर 5वां गियर तो लगा ही नहीं सकते मुश्किल से। तो खुली सड़कें जो है उसपे लोग थोड़ा स्पीड ज्यादा बढ़ा देते हैं और नियंत्रण खो बैठते हैं। इसके अंदर खाली राजस्थान ही, ऑल इंडिया के अंदर
ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका जो एग्जामिनेशन है, कौन वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है, उसकी भी कोई ना कोई जवाबदारी होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस इशू करो तो उनको एक ओरिएंटेशन कोर्स ड्राइविंग के सिविक सेंस के बाद, ये चीजों को मजबूत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो गाड़ियों का फिटनेस है, कितनी गाड़ियां जिनका हेरा फेरी करके फिटनेस पास कर दिया हो, ये सब चीजें जो है, और एक स्पीड जो आपके कैमरास हैं, ऑटोमेटिकली कोई तेज नहीं चलेगा, उसको अगर टिकट मिल जाए हर वक्त वो निर्धारित स्पीड से ऊपर जाए। ये हादसे जो हो रहे हैं, ये जो आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं ना, देखिए राजस्थान एक प्रदेश है जहाँ पर आबादी भी कम है और सड़कें भी खुल रही हैं। तो जहाँ पर आबादी कम, अब यूपी के अंदर आप गाड़ी चलाएगी तो वहाँ गियर 5। बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के अस्पताल निरीक्षण के दौरान एक महिला ने डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स की तरफ से 10,000 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। मंत्री ने लिखित शिकायत मांगी और कहा, सरकारी अस्पताल में इलाज पूरी तरह से मुफ्त है, जांच के बाद में दोषियों पर कार्रवाई होगी। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर महिपाल सिंह ने भी जांच का आश्वासन दिया है। पहले भी ऐसी शिकायतें चर्चा में रही है। तो मंत्री जोराराम कुमावत ने अस्पताल का निरीक्षण किया और डिलीवरी के दौरान 10,000 रुपए लेने के आरोप यहां पर लगे हैं। महिला से मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि अस्पताल में इलाज फ्री, जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो सुमेरपुर के अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर मंत्री साहब खुद आते हैं, अस्पताल का निरीक्षण करते हैं। उप जिला चिकित्सालय में RMS की बैठक थी और बैठक में हॉस्पिटल से विकास के लिए हॉस्पिटल से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यहाँ विधायकों से एक एम्बुलेंस देनी है और एम्बुलेंस के संचालन के लिए आज यहाँ मीटिंग में प्रस्ताव लिया गया और शीघ्र ही विधायकों से एम्बुलेंस की स्वीकृति मिल जाएगी। तो यहाँ जो मरीज हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में या उनके उपयोग में ये लगातार एम्बुलेंस काम है। साथ ही साथ में हॉस्पिटल से जो ऑक्सीजन की लाइन फिट करनी या अन्य जो सुविधा है, एक्सरे मशीन अभी जैसे राजस्थान सरकार से आई है, तो उसके संचालन के लिए उनके लिए कंप्यूटर खरीदना। जिसमें मंत्री महोदय, एसडीएम साहब और हॉस्पिटल के जो सदस्य RMS के उपस्थित थे, उसमें हॉस्पिटल के विकास के लिए हमने आपस में चर्चा की और हॉस्पिटल के विकास कैसे किया जाए, कैसे संसाधनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए या कोई टूट फूट है तो उसको सही किया जाए, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। हॉस्पिटल डिसीजन लिए वो हम अगले 3 महीने में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसमें मंत्री महोदय, एसडीएम साहब और हॉस्पिटल के जो सदस्य। भारत स्काउट गाइड स्थापना दिवस झुंझुनू में मनाया गया। इस मौके पर झुंझुनू के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य जिला आयुक्त जयदीप झाझड़िया और जिला कमिश्नर और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजेश मील भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने स्काउट गाइड स्टिकर का भी विमोचन किया। सीओ स्काउट महेश कालावत और सीओ गाइड प्रियंका कुमारी ने जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारियों को स्काउट स्टिकर लगा करके आर्थिक सहयोग दिया है। तो सुबह हमने स्काउट एंड गाइड के साथ में उनके स्थापना दिवस था, उसको भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है हमने और उसमें स्काउट गाइड के अधिकारी बच्चों के साथ में इसमें वंदे मातरम में गायन हुआ और साथ ही बच्चों के इस बारे में चर्चा की गई। साथ ही जो हमारे विद्यालय हैं उनमें लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है, आज भी हुआ है, कि जिसमें वंदे मातरम का गायन, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में थोड़ी सी लोगों को जानकारी देना और उसके अलावा देशभक्ति और वंदे मातरम की थीम पे निबंध, रंगोली और लेखन प्रतियोगिता हुई। आज जो चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जवाहर कला केंद्र की सुकृति कला दीर्घा में सुनने और बोलने में अक्षम कलाकार दीपाली शर्मा और छवि शर्मा की चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधीश डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने किया। मुख्य अतिथियों में तिलक गिनाई, गोविंद पारिक, GL शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। दीपाली और छवि ने सामान्य स्कूलों से शिक्षा लेते हुए MA में स्वर्ण और रजत पदक दोनों ही जीते। दीपाली को राजस्थान ललित कला एकेडमी पुरस्कार मिला और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी चयनित हुई। दोनों ने न्यूयॉर्क
दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, दुबई सहित कई देशों में प्रदर्शनी की। तो जवाहर कला केंद्र में अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।